हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने युगपत समीकरण के कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस बी बराबर है 8, b प्लस सी बराबर है 4 और c प्लस a बराबर है 6। हमें इस समीकरण को हल करके a, b और c के मान अलग अलग ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम a प्लस बी जो है, इस a प्लस बी को हम पहला समीकरण मान लेंगे। तो a प्लस बी बराबर 8, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। हमने इसको 1 कर लिया। जो b प्लस सी बराबर 4 है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो b प्लस सी बराबर 4, यह हो गया समीकरण नंबर 2। और जो तीसरा है c प्लस ए, अब हम इसको मान लेते हैं कि c प्लस ए बराबर 6, यह समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, यह तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, बायां पक्ष बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष में। तो हम लिखते हैं समीकरण 1, फिर समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो तीनों समीकरणों को हम जोड़ लेंगे। और जोड़ करके क्या करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे। तो a धन b में b धन c और c प्लस a को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे a धन b, फिर धन b धन c और फिर धन c धन a। यह सब जोड़ लेंगे आपस में, इज इक्वल टू दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष में 8 + 4 + 6, यह सब जोड़ लेंगे। a में a को जोड़ेंगे, यह समान पद है। a में a जोड़ेंगे 2a, b में b जोड़ेंगे +2b और c में c जोड़ेंगे +2c हो जाएगा। और इज इक्वल टू होगा 8 × 4 = 12 और 6, यह हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमने देखा कि यह मिला 2a + 2b + 2c बराबर 18। अब हम 2 इस पहले पद में, 2 दूसरे पद में और 2 तीसरे पद में, तीनों में सम्मिलित है, हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन करेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे a + b और प्लस c, a + b + c इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसमें 18 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा a + b + c इज इक्वल टू 18/2। और फिर हम नीचे लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू 18 में 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। और इस तरह से यह a + b + c बराबर 9, यह हो गया समीकरण नंबर 4। हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें a का, b का और c के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो हमें a + b कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा c, तो c का मान निकल जाएगा। इसी तरह से समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो b और c कैंसिल हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। और समीकरण 4 में से पुनः समीकरण 3 को घटाएंगे तो c और a कैंसिल हो जाएगा और हमें b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो क्रम से हम घटा करके इस सवाल को जो है हल कर लेते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यह a धन b धन c, यह हो जाएगा a धन b धन c में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे तो +a हो जाएगा -a, +b हो जाएगा -b बराबर 9 में से हम 8 को घटा लेंगे। अब a में से a घट जाएगा और b में से b घट जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 9 में से 8 घटेगा 1। तो इस तरह से हमें c का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से
से समीकरण 2 को घटा लेंगे। समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में को घटाएंगे तो a धन b धन c में से हम घटा लेंगे समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 है b धन c, तो यह हो जाएगा माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 9 में से जो समीकरण 4 का दाहिना पक्ष है 9, उस 9 में से समीकरण 2 का जो दाहिना पक्ष है 4, इस 4 को हम घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, b में से b घट जाएगा और c में से c घट जाएगा, यह हमारा पद कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, a, और a बराबर हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा 5। तो आपने देखा कि हमारा एक c का भी मान निकल गया 1 और a का मान निकल गया 5। अब हम यहाँ 2 तरीके अपना सकते हैं। समीकरण 4 में से हम समीकरण 3 को घटा लेंगे तब भी हमें b का मूल्य मिल जाएगा, या समीकरण 1 में अगर हम a का मान रख दें तो हमें b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ही समीकरण 1 में a का मान रख लेते हैं। तो यह लिख लेंगे समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, और जब हम समीकरण 1 हमारा क्या है, a धन b बराबर है 8, अब a की जगह 5 रख लेंगे, 5 धन b बराबर हो जाएगा 8, और इस तरह से इम्प्लाइज दैट यह b का जो मान होगा 8 में से हम 5 को घटा लेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा आंसर क्या हुआ। आंसर a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया 1। c बराबर हो गया 1। तो इस तरह के हम प्रश्नों को इस विधि का उपयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आपने देखा, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि देख रहे हैं आप, a प्लस b बराबर है 12, b प्लस c बराबर है 8 और c प्लस a बराबर है 10। तो हम इस सवाल को भी हल करने के लिए a प्लस b बराबर 12, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है, दूसरा b प्लस c इज इक्वल टू 8, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर इसी तरह से c प्लस a है और c प्लस a बराबर है 10, हम इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 3, और इस तरह से हमारा जो है यह तीनों समीकरण बन गया। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो अब यहाँ क्या है, a है और a है, तो a जुट करके 2a हो जाएगा, b में b जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, और c में c जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a में a जोड़ लेंगे, यानी हम इस तरह से कर लेंगे a धन b धन c धन a धन b धन c और फिर c धन a बराबर 12 धन 8 और धन 10। अब a में a जोड़ेंगे 2a, b में b जोड़ेंगे 2b और c में c जोड़ लेंगे 2c इज इक्वल टू 12 8 20 और यह हो जाएगा 10 30। अब हम क्या करेंगे, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 2 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 30। अब यह हो गया 30। अब हमें a प्लस b और प्लस c बराबर 30 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 15। और इस तरह से जैसा कि आपने देखा, यह a प्लस b प्लस c का मान हो गया
15। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब जैसा कि मैंने अपने पहले प्रश्न में बताया, अब समीकरण 4 में से समीकरण 1, 2 और 3 को क्रमशः हम घटा लेंगे, तो फिर हमें अलग अलग मूल्य इन सभी सवालों का ए बी सी के मान निकल जाएंगे। तो समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 4 में से जब समीकरण 1 को हम घटाएंगे तो समीकरण 4 हमारा है बायां पक्ष a प्लस बी प्लस सी, इसमें से समीकरण 1 घटाएंगे तो प्लस a माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी सी हो जाएगा, और फिर 15 में से हम घटा लेंगे 12। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि b से निरस्त हो जाएगा और फिर ए से निरस्त हो जाएगा, हमारा बचेगा c बराबर हो जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे 3, हमें c का मान निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, c के मान को अगर हम समीकरण 2 में रखें तो b का मान निकलेगा, और समीकरण 3 में अगर हम c का मान रखें तो हमें a का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस बीच से भी इसको लगा सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में c बराबर 3 रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है b धन c इज इक्वल टू 8 है। अब क्या करेंगे, c की जगह 3 रखेंगे तो b धन 3 बराबर हो जाएगा 8, और इस तरह से हमें b बराबर हो जाएगा 8 प्लस 3 को पक्षांतर कर लेंगे -3, 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो हमारा जो b का मान हो जाएगा वह b बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह से अब हम समीकरण 3 में c का मान रख लेंगे तो हमें a का मान ज्ञात हो जाएगा, और हम लिखेंगे समीकरण 3 में c बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 3 में c बराबर 3 रखने पर तो c जो हमारा तीसरा समीकरण है वह c प्लस a बराबर है 10। अब हम क्या करते हैं, यहाँ c की जगह 3 रख लेते हैं तो 3 प्लस a बराबर हो जाएगा 10, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 10 में से हम 3 घटा लेंगे, हमारा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया a बराबर 7, फिर b बराबर 5 और c बराबर फिर 3। अब हम समीकरण 1, 2 और 3 में a, b और c के अलग अलग मान रख करके हम जांच भी सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आप यह मानों को रख करके समीकरण 1, 2, 3 में a, b और c के क्रमशः अलग अलग मानों को रख करके आप अपने उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल सुविधा के लिए हम एक जांच देते हैं, जैसे अगर हम समीकरण 1 में a बराबर 7 और b बराबर 5 रखने पर, और हम यह मान रखते हैं तो देखें हमें क्या प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं समीकरण 1 में a बराबर 7 और b बराबर 5 रखते हैं तो a धन b बराबर 12 होता है कि नहीं। a का मान 7, b का मान 5 और यह इज इक्वल टू 12, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 बराबर 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से हम समीकरण 2 और 3 में भी मान रख करके हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।